कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को, जो कि सेल का अगला फीचर है। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स होते हैं जिनका डिफरेंट शेप, साइज और डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो कि डिफरेंट शेप, स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन को हैंडल करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन को। लिखा है द स्मॉल ऑर्गन्स ऑफ सेल each having a definite shape, structure and function forming the living part of cell are called cell organelles। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, जो कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल को फॉर्म करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम लिखे हुए हैं। चलिए हम इनको देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला सेल ऑर्गेनल जो कि है न्यूक्लियस, जिसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगला सेल ऑर्गेनल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, या फिर इसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। उसके आगे नेक्स्ट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। तो सेल के अंदर बहुत सारे टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। और लास्टली जो सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स। तो चलिए अब इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का। ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या फिर राउंड फ्लैट बैग्स के फॉर्म में इंट्रासेल्युलर कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका एक एंड कनेक्टेड होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से और दूसरा एंड कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में। तो ये जनरली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में आर कहते हैं। अब ये रफ क्यों होता है? क्योंकि जब इसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रफ दिखाई देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, जो इसकी सरफेस से अटैच होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में एसईआर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। तो इसके फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन आता है वो ये है कि इट फॉर्म्स सपोर्टिंग स्केलेटल ऑफ सेल। ये सेल के एक सपोर्टिंग स्केलेटल को फॉर्म करता है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पाथवे का काम करता है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये कोई एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जहां हर पार्ट ऑफ सेल से मटेरियल बन के यहाँ आता है, यहाँ रखा जाता है और यहाँ डिसाइड होता है कि अब इस पर्टिकुलर मटेरियल को किस जगह पर सप्लाई करना है। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करें तो सर्टेन एंजाइम्स इन एसईआर सिंथेसाइज फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। एसईआर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसको सिंथेसाइज करते हैं? फैट्स, स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल को। लास्ट इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो आर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये राइबोसोम्स के द्वारा जो बनाए गए प्रोटीन है, राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन को सिंथेसाइज किया है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच डिफरेंस की, तो हमें कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इनके बीच में मिलेंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कंटेन करता है फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। मींस फ्लैट बैग्स जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिन्हें कहा जाता है सिस्टर्ने।
वहीं हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से। चलते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो जो आरईआर होता है, इसमें राइबोसोम्स जो है इसकी सरफेस से अटैच होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस से अटैच होते हैं। वहीं हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स इसकी सरफेस से अटैच नहीं होता है, जिसके कारण ये स्मूथ नजर आता है, और राइबोसोम्स अटैच होने के कारण ये रफ नजर आता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की हम बात करें तो आर्या लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ये रफ क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। वहीं हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर की, तो इट लुक्स स्मूथ अंडर अ माइक्रोस्कोप। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है कि आरईआर इज स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन। आरईआर जो होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, और एसईआर की बात करें तो एसईआर जो होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है इन सिंथेसाइजिंग लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो ये इनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की, जो कि है गोल्जी एपरेटस, या जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्टर्नेज होती हैं। गोल्जी एपरेटस जो कि कहां से निकलता हुआ दिखाई देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होता है। अब हम बात करें कि गोल्जी एपरेटस जो होता है ये एब्सेंट होता है कहां, किन किन में ये गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं होता है। ये प्रेजेंट नहीं होता है बैक्टीरियाज में, मेच्योर स्पर्म्स में, ब्लू ग्रीन एल्गे में और रेड ब्लड सेल्स में, जो कि मैमल्स और अदर एनिमल्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के फंक्शन के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है ये है कि ये एक्ट करता है एज एन असेंबली एरिया। ये एक असेंबली एरिया के जैसा काम करता है, जहां पर जो सेल्स से जो भी सिक्रीशन होता है उनका स्टोरेज, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाती है। बात करते हैं सेकंड फंक्शन की, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स, जो कि कंटेन करके रखती है सेलुलर सिक्रीशन को। अगले फंक्शन की हम बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स का जो सिंथेसिस होता है उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ, जो कि है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। लाइसोसोम्स बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब लाइसोसोम्स ऐसे एंजाइम्स को कंटेन करते हैं जो कि लगभग सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट और ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो डिस्कस करते हैं इसका पहला फंक्शन। तो दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल बाय डाइजेस्टिंग देम। सेल के अंदर आने वाला कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस अगर सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स उसे डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है। चलते हैं सेकंड फंक्शन पर, जो कि है दे रिमूव डैमेज एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल बाय डाइजेस्टिंग देम। ये सेल के अंदर कोई अगर डैमेज्ड या पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनल है तो लाइसोसोम्स उसे भी डाइजेस्ट करके उसे सेल के अंदर से रिमूव कर देते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड सेलुलर हाउसकीपर, इसलिए इन्हें सेलुलर हाउसकीपर भी कहा जाता है। अगले फंक्शन पर चलते हैं, जो कि है कि व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड दे मे बर्स्ट एंड एंजाइम ईट अप देयर ओन सेल। जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं और उससे निकलने वाला एंजाइम जो है वो खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। ये डबल मेम्ब्रेन कवरिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है। किस लिए फोल्डेड होती है? ताकि जो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एनर्जी कैरियर या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे, जो कि है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें क्रोमोप्लास्ट फर्स्ट टाइप है, जो कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जिसमें ग्रीन को छोड़कर ये बाकी सारे कलर्स के हो सकते हैं। सेकंड जो प्लास्टिड का टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल को। थर्ड जो टाइप ऑफ प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। अब प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस को। तो क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन जो है, क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो है इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो नेसेसरी सोलर एनर्जी की जरूरत होती है वो ट्रैप करता है क्लोरोप्लास्ट। बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो इंपार्ट करता है वेरियस कलर्स टू फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। जो फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। अब ये डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, जिसके कारण ये आगे पॉलिनेशन कर सकें। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की कि इसका फंक्शन क्या है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो कि हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। ये आइदर फ्लूइड फिल्ड या फिर सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेसेस होते हैं सेल के अंदर। काइंड ऑफ स्टोरेज बैग, ये लाइक स्टोरेज बैग्स के जैसे होते हैं। इन एनिमल सेल्स दे आर स्मॉल एंड टेम्परेरी। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। एंड दे स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, जो कि एनिमल सेल के अंदर वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। अब बात करें कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट सेल में ये लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, और दे ऑक्यूपाइज नियरली 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और ये लगभग सेल के 90% जो सेल का वॉल्यूम होता है उसे ऑक्यूपाई करते हैं। एंड दे आर फिल्ड विद सेल सैप रिच इन शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं सेल सैप को, जो कि रिच होता है शुगर में, एमिनो एसिड्स को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, और जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होते हैं उनको स्टोर करने का काम ये करते हैं प्लांट सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो जनरली हमने देखा कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये प्लांट सेल में ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में ये स्मॉल और टेम्परेरी होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की, जो कि प्लांट से रिलेटेड हैं। तो दे हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे मेंटेन करने का काम जो है वो वैक्यूल्स करते हैं। दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो
टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, उन्हें स्टोर करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। एंड दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। प्लांट का जो ओवरऑल शेप है उसे मेंटेन करने का काम भी वैक्यूल्स करते हैं।